नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट बिहार दरोगा के लिए, जिसका कल हम लोगों ने सेट नंबर 2 का 50 प्रश्न देखा था। उसके आगे आज हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे, यानी 51 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन मिलाया जाता है और उसकी कठोरता को बढ़ाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है इसमें लोहा और मिश्र धातुओं का एक समूह है जिसमें लगभग 11% क्रोमियम होता है। वहीं बात करें इस्पात, तो इस्पात की बात करें, इस्पात तो इसमें कितना प्रतिशत जो है क्रोमियम कार्बन होता है, तो इस्पात में 0.1% से लेके 1.5% तक इसमें कार्बन होता है। अच्छा, कार्बन की बात आई तो कार्बन जिसका परमाणु एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 6 होता है और यह आवर्त सारणी के 4A समूह में इसको रखा गया है, 4A ग्रुप में इसे रखा गया है। अच्छा, कार्बन तो इसके जो है 3 अपरूप होते हैं, कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पूर्वक के रूप में काम लिया जाता है, तो यह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के मिश्र धातु इसका उपयोग हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें मिलता है, प्राकृतिक तत्व। तो हम लोग पहले तत्व समझ लेते हैं, व्हाट इज एलिमेंट। तो तत्व क्या होता है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों में से योग से बनाया जा सकता है। तो यानी इसे विभाजित नहीं कर, जैसे सोना, Au, चांदी और ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, तत्व है। वहीं बात करें यौगिक का, तो यौगिक क्या होता है, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल, जल क्या है कि यौगिक है। मिश्रण की बात करें तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे हवा, हवा क्या है, एक मिश्रण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था, तो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था बक्सर की लड़ाई, यानी बक्सर का युद्ध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को 3 सेनाएं मिलकर लड़ा था। मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली में जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, तीनों की सम्मिलित सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेजों ने तीनों सेनाओं को पराजित कर दिया था। इसमें अंग्रेज का जो सेनापति था वह था हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था राजा दिलीप सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन था, राजा दिलीप सिंह। इन्होंने 1843 ईस्वी से 49 ईस्वी तक शासन किया था। राजा दिलीप सिंह ने बाद में सिख धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपना लिया था, ईसाई धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म, ईसाई धर्म अपना लिया था। चलिए अगला प्रश्न है, चिलियावाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चिलियावाला युद्ध यह हुआ कब था, तो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहा था। कौन कर रहा था, लॉर्ड गफ। और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ा। इस युद्ध में जो है लॉर्ड डलहौजी का जो है विजय हुआ था। तो किसके समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी की बात आई तो डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार रेल प्रारंभ हुआ था। इसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई टू थाने पहली रेल चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी। इसी के समय में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था।
इन्होंने पहली बार भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। इन्होंने 1854 में ही लोक सेवा विभाग की भी स्थापना किया था। और इन्होंने शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने? डलहौजी ने। और डलहौजी ने ही नर बलि प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। नर बलि प्रथा पर। चलिए अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका था? तो इन्होंने रोका था 1917 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 1917 ईस्वी में इन्होंने इसे रोक दिया था। एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी, सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था। और इसका प्रचार प्रसार इन्होंने न्यू पत्रिका एवं साप्ताहिक पत्रिका था एक कॉमनवेल्थ, उसके माध्यम से किया था। और इसे स्थगित कब किया? तो इसे समाप्त करने की घोषणा 1917 में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। किनके द्वारा ये किया गया था? एन.एम. मुंशी के द्वारा, एम.एन. जोशी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में। इसकी स्थापना का कारण था 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे यही लाला लाजपत राय बने थे। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासक का जनक बनाया था सर लियोनिस कर्टिस को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्वैध शासन ब्रिटिश सरकार के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई थी। यह दोहरी सरकार की प्रणाली थी। यह भारत के ब्रिटिश प्रशासन के कार्यकारी शाखा में लोकतांत्रिक सिद्धांत का पहला परिचय था। द्वैध शासन प्रणाली का जनक ये लियोनस कर्टिस माना जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं 1700 जबकि बंगाल में द्वैध शासन किनके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प्पन नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? तो उदयपुर के डायरेक्टरों ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उदयपुर के डायरेक्टरों ने इसका अनुमोदन नहीं किया था। अच्छा, डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स था इसके तहत सबसे पहले किसे मिलाया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में? तो सतारा को मिलाया गया था। 1848 ईस्वी में। उसके बाद जैतपुर को मिलाया गया था। जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में। उसके बाद बघाट को मिलाया गया था 1850 ईस्वी में। उसके बाद उदयपुर को मिलाया गया था 1852 ईस्वी में। और झांसी को मिलाया गया था 1853 ईस्वी में। और नागपुर को मिलाया गया था 1854 ईस्वी में। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया था 1856 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? तो ये जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सक्रिय रहे थे? तो ये सक्रिय रहे थे बंगाल और असम क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल और असम क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये बिल्कुल हुआ था। और ये हुआ कब था? 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का बिछाया जाना ये भी हुआ था। और ये कब हुआ था?
1753 ईस्वी में। मुंबई से थाने तक रेलवे लाइन का खोला जाना ये भी हुआ था 1853 ईस्वी में। पहली बार रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जिसकी कुल दूरी थी कितना, तो 34 किलोमीटर। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना ये इनके समय में नहीं हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1922 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो ये मसूलीपट्टनम में किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डचों ने अपनी पहली कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था, जबकि दूसरा फैक्ट्री कहाँ खोला था? पुलिकट में खोला था। पुलिकट में खोला था। और डचों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी कहाँ खोला था? तो डचों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी खोला था पिपली में। पिपली में खोला था। कब? तो ये 1627 ईस्वी में खोला था। 1627 ईस्वी में। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो ब्रिटिश ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी सूरत में। कहाँ खोली थी? सूरत। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों ने पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी। वहीं पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी कोचीन में खोला था। चलिए अगला प्रश्न। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मैसूर राज्य की स्थापना किया था राजा ओडियार ने। किसने किया था? राजा ओडियार ने इसकी स्थापना किया था। बाद में इसके शासक हैदर अली टीपू सुल्तान हुए। अच्छा, मैसूर की बात आई तो इससे हमेशा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध का क्वेश्चन बनता है, तो देख लेते हैं, समझते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1767 से 69 तक चला था। और ये कौन सी संधि से समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। 1769 ईस्वी में ये संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था और ये मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790 से 92 तक चला था और ये जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1799 ईस्वी में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, सालवाई की संधि हुई थी। तो सालवाई की संधि ये किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सालवाई की संधि सिंधिया के बीच बचाव करने से अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। ये हुआ था 1782 ईस्वी में। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में हुआ था। समझ लेते हैं इसे। ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसकी जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह इसी संधि से क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। चलिए समझते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 82 ईस्वी के बीच हुआ था और समाप्त किस संधि से हुआ था? यही सालवाई की संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध यह 1803 से 6 के बीच हुआ था और यह समाप्त हुआ था किस संधि से? राजघाट की संधि से। राजघाट की संधि से यह समाप्त हुआ था। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध यह जो है कब हुआ था? तो 1817 से 1818 ईस्वी तक। इसका जो है कभी कभी इससे गवर्नर भी पूछ लिया जाता है कि इसके समय में गवर्नर कौन थे। तब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, दूसरे के समय में थे जॉर्ज बार्लो और तीसरे के समय में हुए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार था? तो अरबी और फारसी भाषा का जानकार था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। वारेन हेस्टिंग्स एक कुशल सेना नायक, प्रशासन के साथ साथ विद्या में भी वह बहुत निपुण था। वह अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अरबी और बांग्ला भाषा का भी ज्ञाता था। वारेन हेस्टिंग के समय से में ही हम लोग जानते हैं द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था 1784 ईस्वी में। इसी के समय में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था 1781 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में 1782 ईस्वी में संस्कृत स्कूल की स्थापना किया गया था।
इसी के समय में 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था विलियम विल्किंस के द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये मनाते हैं हम लोग 23 जून को। कब मनाते हैं? 23 जून को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 जून। अच्छा, जून की कुछ महत्वपूर्ण हम लोग दिवस को देख लेते हैं। 4 जून को हम लोग मनाते हैं आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वहीं बात करें 5 जून, तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस। 20 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। वहीं 21 जून को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 23 जून को हम लोग देखें हम लोग मनाते हैं ओलंपिक दिवस। वहीं बात करें 26 जून को, तो 26 जून को हम लोग मनाते हैं मादक द्रव्यों के सेवन व उसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 29 जून को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। पीवी महालनोबिस महान जो अर्थशास्त्री थे उसी के जन्मदिन के अवसर पर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाने वाला फल है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाने वाला फल है आम। कौन सा फल है? आम, जिसे फलों का राजा भी कहते हैं। लगभग भारत के 34.8% पर आम की खेती होती है, आम बोया जाता है। जबकि दूसरे स्थान पे नींबू का है। नींबू सेकेंड पोजीशन पे है, जो लगभग 15% क्षेत्रफल पर इसे बोया जाता है। वहीं बात करें भारत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? केले का होता है। चलिए अगला प्रश्न, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन संख्या में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो 20वीं पशुधन गणना जो 2018 में हुआ था उसके अनुसार जो है सबसे अधिक पशुधन है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशु है। कुल पशुधन आबादी का लगभग 335.8 मिलियन जो है ये कुल देश की आबादी है, जिसमें पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या सबसे अधिक वृद्धि हुआ है, जबकि सबसे अधिक अगर संख्या पूछा जाए तो वह उत्तर प्रदेश में है। चलिए, राफेल विमान के निर्माता हैं? तो राफेल विमान के निर्माता है डसॉल्ट एविएशन। पूरा नाम है डसॉल्ट एविएशन, और ये फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी। कुछ और रक्षा उपकरण हम लोग जान लेते हैं जो विदेशों से जो है खरीदा गया है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने रूस से खरीदा है। कहाँ से खरीदा है? रूस से खरीदा है। वहीं बात करें आइनेस बेला, यह जो है एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। यह भी फ्रांस से खरीदा है। कहाँ से? फ्रांस से। अपाचे जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है अपाचे, यह किस देश से भारत ने खरीदा है? तो यह USA यानी अमेरिका से खरीदा। किससे खरीदा है? अमेरिका से खरीदा। अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है चिनूक हेलीकॉप्टर। यह भारत ने अमेरिका से खरीदा है। यह कौन सी कंपनी बनाती है? तो यह अमेरिका की बोइंग कंपनी है, वह इसका निर्माण करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फरवरी की कुछ महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग देख लेते हैं। 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जबकि 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, और 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं यही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। WHO ने कोविड-19 वैश्विक महामारी घोषित किस तिथि को किया था? तो ये किया था 11 मार्च
2022 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कोरोना, तो इसकी शुरुआत किस शहर से हुआ था? तो चीन का एक शहर था वुहान, वहाँ से इसकी शुरुआत हुआ था और यहीं पे इसका पहला मामला आया था। कब? तो 2019 ईस्वी में, 2019 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। तो उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने का घोषणा किया गया है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह रिजर्व जो है हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पे स्थित है, यमुना नदी के तट पे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर ये हुआ। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर दुनिया में कौन से स्थान पे है? तो यह 63 पोजीशन पे है। कौन सा स्थान पे? 63 पोजीशन पे है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार परम सिद्धि कंप्यूटर से स्वास्थ्य सेवाओं को फ़ायदा मिलता है और बाढ़ प्रभावित इलाकों की मौसम की जानकारी भी इससे मिलता है। प्रश्न है यूरोपा उपग्रह है। तो यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड जो सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के पास लगभग 79 उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान में शनि के पास है, लगभग 82 उपग्रह है। वहीं बात टाइटन, इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टाइटन। मंगल के जो 2 उपग्रह है डेबोस और फेबोस, वहीं डेबोस सबसे छोटा उपग्रह है। वहीं ग्रहों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ग्रहों के बारे में हम लोग जानते हैं तो दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर पूछा जाए तो ग्रह का क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वहीं घनत्व के अनुसार अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो सबसे अधिक घनत्व है शुक्र ग्रह का और सबसे कम घनत्व है शनि ग्रह का। वहीं आकार में अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, कौन से वो ग्रह है जिसे नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं? तो वो 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। चलिए अगला प्रश्न, उम्मीद पहल का संबंध है। तो उम्मीद पहल, इसका संबंध नवजात शिशुओं में अनुवांशिक रोगों से इसका संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने नवजात शिशुओं से संबंधित अनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए इस पहल की शुरुआत किया है। चलिए अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने बनियार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा रद्द किया है। बनियार समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य से। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में अति पिछड़े समुदाय बनियार को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए दिए गए 10.5% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है और इसे रद्द घोषित कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न है एक्स और वाई एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर पर स्थित है। दोनों एक दूसरे की ओर सुबह 8 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। कितने बजे? 8 बजे चलना दोनों प्रारंभ करते हैं और बताया जा रहा है कि एक्स का जो गति है वह 40 किलोमीटर और इसका गति 40 किलोमीटर पर घंटा और इसका जो है 60 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है। तो कह रहा है कि एक्स और वाई वो एक्स के स्थान से कितनी दूरी पे मिलेंगे, यानी यहाँ से ये कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो दोनों को मिलने में लगा समय बराबर हो जाएगा कुल दूरी। तो दूरी कितना है? 300 किलोमीटर बटे उनके जो चाल है उसका योग, तो 300 बटे 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 ये हो जाएगा 300 बटे 100, यानी 3 घंटा। मिलेंगे कितने देर बाद? वह
3 घंटा बाद मिलेंगे। और कितनी दूरी x से कितनी दूरी पर, तो x का जो चाल है वह कितना है 40 किलोमीटर, तो 4 × 12 यानी 120 किलोमीटर की दूरी पर वो x से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है फर्शी पत्थर जिसमें से प्रत्येक की माप दिया हुआ है 2.1/2 मीटर और 2 मीटर यानी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। एक आंगन जिसकी लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 16.1/2 मीटर लगाए जाने में उसमें कितने पत्थर लगेंगे। कह रहा है इतना बड़ा एक आंगन है और एक उसमें जो पत्थर है उसकी जो लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो कितना पत्थर की आवश्यकता होगा। तो आंगन का कुल क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे से डिवाइड कर देंगे, वही उसकी संख्या होगी। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो आंगन की लंबाई 30 गुने 33.2 बटे इधर हो जाएगा 2 गुना 2 दूनी 4 1 5/2। इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 99 आएगा, यानी 99 ऐसे फर्श लगेंगे, पत्थर लगेंगे जो आंगन में पूरा सेट हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि 400 रुपये 4 वर्ष में 480 हो जाते हैं तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज यानी SI क्या होगा। तो 400 रुपये और 480 हो जा रहा है, तो इसको 4 वर्ष में कुल इंटरेस्ट मिला है 80 रुपये। कितना साल में, 4 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 80/4 यानी 20 रुपये। 20 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। तो पता इसमें कह रहा है कि SI दर क्या होगा। तो 400 का 20 रुपये कितना प्रतिशत है, तो 400 का 20 रुपये कितना प्रतिशत है, तो 5% है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो नया जो अनुपात होगा 10% बढ़ाने पे, तो मान लेते हैं 100 है तो 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, यानी 110 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12,100। और पुराना 10 था यानी 100 था तो 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 2 3 0 होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 121 रेशियो 100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य का 25% होगा यदि सकल लाभ विक्रय मूल्य का 20% हो। तो जो लाभ है वह विक्रय मूल्य का 20%। मान लेते हैं विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ 20% यानी 20 रुपये, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा 80 रुपये। हम लोग विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे 80 रुपये। अब प्रश्न मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य का x% यानी SP का जो x% है वह CP के 25% के बराबर है, 25% के बराबर है। तो SP हम लोग माने थे 100, 100 का x% बराबर CP 80, तो 80 का 25%, 25/100। इसे सॉल्व कीजिएगा तो x का मान 20 निकलेगा, यानी विक्रय मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 25% के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। तो सबसे पहले विषाणु का खोज किया था, तो इसमें ऑप्शन नहीं, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विषाणु का जो खोज किया था 1892 ईस्वी में वह किया था इवान विस्की ने। इवान विस्की ने किया था, यह एक रूसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज किया था। तंबाकू के मोजेक रोग पर जो है यह खोजा गया था। वहीं बात करें विषाणु, तो जीवाणु का खोज किसने किया। तो जीवाणु इसका खोज किया था ल्यूमेनहॉक ने, और ल्यूमेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का क्या कहता है, पिता कहा जाता है। और जीवाणु का नामांकन किया था अहरेनबर्ग ने। किसने किया था, अहरेनबर्ग ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है, तो इसका कारण होता है लैक्टोबैसिलस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो स्त्रियों की योनि में तथा मानवों के आहार नाल में पाया जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो इसका कारण लैक्टोबैसिलस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो स्त्रियों की योनि में तथा मानवों के आहार नाल में पाया जाता है। इसका आकार रॉड जैसा होता है। कैसा होता है? रॉड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में भी सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो स्वपोषी इसमें कौन है? तो शैवाल। शैवाल क्या है? स्वपोषी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल। शैवाल की बात करें तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन युक्त रहित और आत्मपोषी होता है। इसका शरीर सुकाय सदृढ़ होता है और इसका जो उपयोग होता है वह भोजन के रूप में भी करते हैं, आयोडीन बनाने में करते हैं, खाद के रूप में करते हैं। वहीं बात करें कवक, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ये भी एग्जाम में आया हुआ। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद इनका जो संबंध था वह था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वामी सहजानंद भारत के एक तपस्वी राष्ट्रवादी एवं किसान नेता थे। हालांकि इनका जो जन्म हुआ था वह उत्तर पश्चिम प्रांतों में हुआ था। उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियां ज़्यादातर शुरुआती दिनों में बिहार ही केंद्रित था। धीरे धीरे इन्होंने जो है अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न, 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ पर किया है? तो अगरतला में किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री जी ने 4 जनवरी को लगभग 4800 करोड़ रुपए से अधिक की 42 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन और नींव रखने का कार्यक्रम जो है इम्फाल के हट्टा कगजी बांग में इसका आयोजन किया गया था और वहीं पर इन्होंने इस टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप्स और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? तो ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात राज्य सरकार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य सरकार। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए यह स्टूडेंट स्टार्टअप्स और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है। चलिए अहमदाबाद, और ये जो है अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में शैक्षणिक संस्थानों पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इसकी घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पुरस्कार किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो तीसरा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है उसे कौन सा राज्य को ये मिला है पुरस्कार? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्हें तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेता की घोषणा किया है। 11 श्रेणियों में कुल 57 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला पंचायत और उद्योग पुरस्कार शामिल है। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को और राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला यह कौन बनी है? तो यह बनी है हरप्रीत चंडी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी हैं हरप्रीत चंडी, जो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरप्रीत चंडी को पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बिना किसी सहारे के यह अभियान पूरा किया है। वह डेविंसन और हन्ना मैककेंड के बाद दक्षिणी ध्रुव के अभियान को पूरा करने वाली तीसरी सबसे तेज महिला भी बनी है। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत किस देश के चगाई 5 चंद्र प्रोब द्वारा लाया गया है? तो यह जो लाया गया है यह चीन के द्वारा लाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत चीन के चंगाई 5 चंद्र प्रोब द्वारा लाया गया है।
साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार लैंडिंग साइट पर चंद्रमा की मिट्टी में लगभग 120 भाग प्रति मिलियन से कम पानी है। रिमोट ऑब्जर्वेशन ने पहले पानी की मौजूदगी का पुष्टि किया। लैंडर को अब चट्टानों और मिट्टी में पानी के निशान भी मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न, द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यानी इसे किसने लिखा है? तो ये जो लिखे हैं सुभाष चंद्र गर्ग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग, जो भारत के पूर्व वित्त सचिव भी रहे हैं। इस पुस्तक में उन्होंने 2030 तक भारत को 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उपाय सुझाए हैं। चलिए अगला प्रश्न, स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। इसने 1 फरवरी को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया, बिल्कुल सही। यह प्रोजेक्ट 75 की पाँचवीं पनडुब्बी है, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी वाइगर ने 1 फरवरी को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया है। इसे नवंबर 2022 में मंझगांव, जो डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। प्रणोदन, हथियार और सेंसर सहित पनडुब्बी की सभी प्रणालियों का अब समुद्र में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश है इजराइल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजराइल जो है, इजराइल अपने नागरिकों को हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दिया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने DSOM एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो DSOM जो एक नौसेना रक्षा प्रणाली है, नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है, इससे सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कौन सा देश किया है? तो इजराइल किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल जो है इसका परीक्षण किया है। सी डोम, आयरन डोम, जो सभी मौसमों में सक्रिय एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है, का एक नौसैनिक संस्करण है। DSOM को इजराइल के नवीनतम पीढ़ी के कॉरवेट युद्धपोतों पर स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला, भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम बताइए जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर पर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो हंसा एनजी ने किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसे विकसित किया है CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने बंगलोर में हंसा एनजी को डिजाइन और विकसित किया है। 19 फरवरी को विमान ने लगभग 155 किलोमीटर प्रति घंटे की परिभ्रमण गति से 1.5 घंटे में लगभग 140 नॉटिकल मील की उड़ान भरी। चलिए अगला प्रश्न है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो कैटलीन नोवाक या किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी की बनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंगरी की बनी है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की करीबी सहयोगी है ये कैटलीन नोवाक, जो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत किस IIT संस्थान में परम शक्ति पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया IIT खड़गपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किया गया। सिस्टम को HPC टेक्नोलॉजीज टीम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिकेटिंग द्वारा डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। NSM इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है। प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो रेडियो अक्ष या लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के नागपुर में से लॉन्च किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न उस जहाज का नाम क्या है
जिसे गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, तो वह जहाज़ है ऊर्जा प्रवाह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा प्रवाह जहाज़ को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में ऊर्जा प्रवाह नया पोत को कमीशन किया गया है। यह तटरक्षक जिला मुख्यालय 4 यानी केरल और माहे की परिचालन कमान के अधीन होगा। दोस्तों ये था खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए, एक्स्ट्रा चीज़ को नोट करने की कोशिश कीजिए, रिवीजन में बहुत फ़ायदे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।